मैं जितेंद्र गहलोत, अध्याय 1, कक्षा 9वीं। हमारे आसपास के पदार्थ। इस पदार्थ के बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो पदार्थ एक सामान्य सभी वस्तुएं जो हम अपने आसपास देख रहे हैं उन सभी को हम पदार्थ कह सकते हैं। जहां लोहे की टेबल, लकड़ी की टेबल या अन्य कोई वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, किताब, ये सभी पदार्थ हैं या वस्तु है। इनमें अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। तो इस पाठ में हम इन पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इन अवस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें किस प्रकार बदलाव लाया जा सकता है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। पदार्थ की परिभाषा। सामान्यतः पदार्थ किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका स्वयं का एक द्रव्यमान होता है एवं जिसे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, वह सभी द्रव्य या पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास सभी वस्तुएं जिन्हें आप स्पर्श कर पा रहे हो, जैसे कि हवा को आप स्पर्श नहीं कर पा रहे, लेकिन जब आप हवा को महसूस कर सकते हैं, वहीं आपकी आँखों में हवा का प्रभाव हो सकता है। जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से जब ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि से भी आप हवा का आभास कर सकते हैं, अर्थात उसे आप आभास भी कर सकते हैं। टेबल है जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। पुस्तक, पंखा, पेन, तारे, सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी आदि सभी वस्तुएं पदार्थ हैं। लेकिन जैसे सुगंध, अब सुगंध को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब सुगंध को स्पर्श नहीं कर सकते, अब सुगंध को देख नहीं सकते, अब तो सुगंध को आप पदार्थ नहीं कह सकते। जैसे खुशी, मुझे इस बात की खुशी है कि, तो यहाँ पर जो खुशी है, खुशी एक मन की भावना है जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, जिसे आप अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों से देख नहीं सकते, जो इस दुनिया में अपना स्थान नहीं गिर पा रही, जिसका स्वयं का कोई भार नहीं है, तो इसीलिए उसे आप खुशी को आप पदार्थ नहीं कह सकते। यानी पदार्थ उसी वस्तु को कहा जा सकता है जो इन शर्तों का पालन करता है, अर्थात इस वायुमंडल में या इस दुनिया में अपने लिए कुछ स्थान वह घेरता है, उसका भार होना चाहिए और उसे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जाना संभव हो। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत होता है, जिन्हें पंच तत्व कहा जाता है। अर्थात इस दुनिया में बनने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें अधिकतम सभी वस्तुएं 5 प्रकार के पदार्थों से मिली होती है। जैसे कि हम मानव शरीर की बात करें तो मानव शरीर को भी पंच तत्वों से निर्मित बताया गया है। जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं आकाश आदि सम्मिलित हैं। जैसे कि एक व्यक्ति मृत्यु उपरांत जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे अग्नि के साथ जलाया जाता है, तो उसमें अग्नि उपस्थित होती है। अग्नि के साथ जलाने पर उसके शरीर से कुछ मात्रा में पानी निकलता है, अर्थात उसमें जल की मात्रा उपस्थित होती है। उससे निकलने वाला जो ऊर्जा है, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो वायुमंडल में सम्मिलित हो जाती है, अर्थात उसमें अग्नि, जल के साथ आकाश भी सम्मिलित है। उससे निकलने वाली वो ऊष्मा के साथ कुछ मात्रा में कुछ गैसें भी बाहर निकलती है, अर्थात उसमें वायु भी सम्मिलित है। और उस व्यक्ति की जो राख है वो पृथ्वी अर्थात ज़मीन में सम्मिलित हो जाती है, धरती में सम्मिलित हो जाती है, धरती माता में मिल जाती है, अर्थात वह पृथ्वी का भी एक भाग होती है। उसी प्रकार बनने वाली सभी वस्तुएं में पंच तत्वों से ही निर्मित होती है। उन पंच तत्वों में से किसी एक तत्व या एक से अधिक तत्वों से मिलकर बनी हो सकती है। विश्व में बनी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है हम उसे पदार्थ कह सकते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ उपस्थित है।
जैसे आप अपने आसपास उठा कर देखें, आपके हाथ में जो पेन है, वो पेन जिस वस्तु से बना है वह भी एक पदार्थ है, क्योंकि इसके ऊपर जो कांच की तरह जो भाग बना हुआ है, उस कांच के अंदर बहुत छोटे छोटे अणु, परमाणु आदि मिले हुए हैं और उनका स्वयं का कुछ द्रव्यमान है। उन्हें आप अपने हाथों से पकड़ रहे हैं, अर्थात उन्हें अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें महसूस कर सकते हैं। इस दुनिया में उसने कुछ आयतन घेर रखा है, क्योंकि आपके हाथों के बीच में होने वाली जगह जिससे आपने उसे पकड़ रखा, तो बीच में जगह है, यानी उसने कुछ जगह भी घेर रखी है, तो इसलिए आप उसे पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के कण अत्यधिक नज़दीक होते हैं, जैसे कि बर्फ में जल के अणु उपस्थित होते हैं जो कि बहुत ही अत्यधिक नज़दीक अवस्था में उपस्थित होते हैं, उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है। वहीं द्रव अवस्था यानी सामान्य तरल अवस्था में पाया जाने वाला जल, जो आप पीने के लिए कार्य काम में ले सकते हैं, उस द्रव अवस्था में अणुओं के मध्य रिक्त स्थान कम होता है, लेकिन उपस्थित होता है। ठोस की तुलना में अधिक होता है, पर गैसों की तुलना में कम होता है। वहीं गैस यानी जल वाष्प, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसके परमाणु के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, इसलिए अपन उसे जल वाष्प कह सकते हैं। और वो वायुमंडल में फैलने की क्षमता रखती है और उसके कणों के मध्य अत्यधिक ही रिक्त स्थान पाया जाता है। मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर समझा जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डियाँ जो मजबूत होती है, हमारे मुख में पाए जाने वाले दांत, ये भी अत्यधिक मजबूत है, अर्थात इनके कण इतने पास पास में होते हैं कि हम सामान्य प्रहार से इन्हें तोड़ नहीं सकते। इन्हें का कुछ द्रव्यमान है, इनके कण बहुत अत्यधिक नज़दीक हैं, इनका आकार निश्चित होता है, इसलिए ठोस अवस्था में उपस्थित होती है। वहीं रक्त और जल, ये दोनों ही द्रव अवस्था के अंश है। हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है जो शरीर के विभिन्न भागों में गति कर सकता है। ये जिस स्थान में पाया जाता है उसके जैसा आकार ले लेता है। जल भी जहाँ पर पाया जाता है उसका आकार ले लेता है, अर्थात वो द्रव अवस्था में पाया जा सकता है। फेफड़ों में पाई जाने वाली हवा, जैसे कि हम ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमयकरण करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, तो इस प्रकार हमारे शरीर में गैसीय अवस्था भी उपस्थित होती है और जिसमें 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद होता है। हमारे शरीर का 70% से अधिक भाग पानी से बना होता है। एक उदाहरण के कारण हम ये समझ सकते हैं कि देखें पदार्थ के भौतिक गुण, अर्थात पदार्थ के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, उन गुणों का अध्ययन करने का एक भाग। सर्वप्रथम आप एक गिलास लीजिए तथा पास में कुछ मात्रा में नमक लीजिए। आप गिलास में कुछ मात्रा में पानी भरने के बाद उस गिलास के निशान को संकेत कर दीजिए कि ये गिलास में पानी यहाँ तक भरा हुआ है। संकेत करने के बाद कुछ समय पश्चात आप नमक लीजिए। 2 या 2 से अधिक चम्मच आप नमक ले सकते हैं और उस गिलास के पानी के अंदर मिला लीजिए। एक कांच की छड़ लेकर उस पानी को अच्छे से हिलाइए। हिलाने के बाद जब धीरे धीरे पानी हिलना बंद हो जाता है और अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है, तो आप देखिए गिलास में पानी भरकर उसके तल को चिन्हित करने बाद उसमें नमक मिलने पर उसके तल में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। आप देखेंगे कि जब इसके अंतर्गत पानी सम्मिलित हो गया, पानी में नमक के कण मिल गए हैं, तो या आप नमक के स्थान पर शर्करा का घोल भी ले सकते हैं, शर्करा को की भी उसके अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके जल के तल में कोई अंतर नहीं आया। जितने तल में पहले पानी था उतने ही तल में पानी उपस्थित है। अर्थात में कह सकते हैं कि पदार्थ के अणुओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, अर्थात पदार्थ के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है और उसी रिक्त स्थान में ये नमक के छोटे छोटे कण जल के उन अणुओं के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, अर्थात मिल जाते हैं, या शर्करा के वे छोटे कण उस रिक्त स्थान में भर जाते हैं। इसलिए जल का तल समान रहता है, अर्थात इसकी जो ऊंचाई थी, जितनी मात्रा में पानी था उतना उसके अंदर रह गया, जैसे पहले भी इतना ही था
और उसके बाद में भी उतना ही रहा, तो इस बात का प्रमाण है कि परमाणु के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। वहीं हम दूसरा प्रयोग करके देख सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। सर्वप्रथम इसके लिए आपको 5 गिलास में 100 ml पानी लेने की आवश्यकता है। प्रत्येक गिलास में आप 100 ml पानी लीजिए। पानी लेने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े लीजिए और इन पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत ही थोड़े से क्रिस्टल पानी की अधिक मात्रा में भी रंगीन करने की क्षमता रखते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में भी कई सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। ये कारण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाता है तथा अंत में उन्हें आगे छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर देखें कि हमने सर्वप्रथम 5 बीकर लिए। इस बीकर के अंतर्गत हमने कुछ कण पोटेशियम परमैंगनेट के मिलाए। पोटेशियम परमैंगनेट के कण मिलाने पर पहले भाग में या पहले बीकर का पानी रंगीन हो गया, लाल रंग में परिवर्तित हो गया। वहीं जब इस 100 ml का 10 ml भाग हमने एक परख नली की सहायता से लेकर दूसरे बीकर में मिला दिया, तो हमने देखा कि 10 ml मिलाने पर उस उपस्थित पानी के कणों का आकार छोटा हो गया और पदार्थ में जो उपस्थित पानी का रंग फीका हो गया। इसी प्रकार ये प्रक्रिया हम जब दोहराते रहे तो हम जब अंतिम बीकर तक पहुँचे तो हमने देखा कि पानी के कणों का रंग अत्यधिक ही कम हो गया, अर्थात अत्यधिक छोटा हो गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं और अत्यधिक छोटे होते हैं। आज का गृह कार्य। आज के गृह कार्य में ये 5 प्रश्न आप करेंगे।